गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने हेनरी लॉ डिस्कस किया था और हेनरी लॉ किस पे एप्लीकेबल है? ऐसे सॉल्यूशंस पे, ऐसे विलयन पे जिसमें कि हम किसी गैस को डिज़ोल्व करते हैं, किसी गैस को घोलते हैं किसमें? द्रव्य में। तो गैस और द्रव्य का जो विलयन होता है उस पर जो नियम काम करता है, जो लॉ काम करता है, उसको हम कहते हैं हेनरी लॉ। और लास्ट में हमने एक फॉर्मूला देखा था हेनरी लॉ का, P इज इक्वल टू KH(x), जहाँ पे P क्या है? जिस गैस को हमने किसी द्रव्य में घोला है उस गैस का आंशिक दाब, KH हेनरी स्थिरांक, और X उस गैस का मोल अंश या मोल प्रभास। इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, ये NCERT के क्वेश्चंस हैं। इसको मैं भी डिस्कस करूँगा, इसको सॉल्व करके बताऊँगा आपको कि कैसे इन न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है। बट उससे पहले एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक यह है कि NCERT में जहाँ पर ये आपका हेनरी लॉ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हेनरी लॉ के 3 यूजेस दिए हैं, 3 उपयोग दिए हैं। उपयोग कह सकते हो आप, या फिर जो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इस नियम का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है या कहाँ कहाँ पे ये नियम फॉलो होती है, ठीक है, वो हमें देखना है। तो जो पहला यूज़ है इसका, इसे तो हम यूज़ कह सकते हैं औद्योगिक उपयोग है ये, इंडस्ट्री में इसका कहाँ पे यूज़ होता है। तो कल में मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कोल्ड ड्रिंक्स का। जो कोल्ड ड्रिंक्स या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसके अंदर बच्चे कौन सी गैस डिजॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब फैक्ट्री में इन बॉटल्स की पैकिंग की जाती है, जब इन बॉटल को पैक किया जाता है तो उसके अंदर ये गैस डिजॉल्व की जाती है, गैस को घोला जाता है। इस गैस को घोलते समय जो दाब रखते हैं, जो प्रेशर रखते हैं, वो बहुत हाई रखते हैं। मतलब इस गैस को जो हम पानी में डिजॉल्व करते हैं या कोल्ड ड्रिंक में डिजॉल्व करते हैं तो हाई प्रेशर पे डिजॉल्व करते हैं, मतलब अधिक दाब। दाब जो होगा आपका वो ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? हेनरी का यही तो कहना था, जितना ज़्यादा दाब लगाओगे आप उतनी ज़्यादा गैस घुलेगी। हम यही तो चाहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा घुली हो। जितनी ज़्यादा घुली हुई होगी उतना अच्छा टेस्ट होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा CO2 डिज़ोल्व कर दें। एक अमाउंट होता है जो कि केमिस्ट को पता होता है, लेकिन ये कंफर्म है कि इसको डिज़ोल्व करते समय प्रेशर को हमेशा हाई रखते हैं, सो दैट ही ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व रहे। तो एक यूज़ तो इसका ये हो गया। दूसरा यूज़ वो है कि जो आपके डाइवर्स होते हैं, ठीक है, डाइवर्स मतलब सी डाइवर्स, जिसे आप हिंदी में गोताखोर कहते हैं, जो पानी के नीचे जाते हैं काफ़ी। अब वो पानी के नीचे या तो सिर्फ घूमने के पर्पस से जाते हैं या फिर किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए, वो हमें उससे मतलब नहीं है। बात यहाँ पे यह है कि जो सी डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उन पे या उनके लिए हेनरी का नियम कैसे उपयोगी है वो देखते हैं। तो जो सी डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर, ये क्या होते हैं? ये पानी में नीचे जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब ये नीचे जाते हैं पानी में तो इनके मुंह पे एक मास्क लगा होता है और पीछे एक सिलेंडर होता है। तो जो सिलेंडर ये लेकर जाते हैं उसके अंदर गैस होती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब वो नीचे जाएंगे पानी में तब भी तो उन्हें सांस लेना है ना, उसके लिए ना गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस, तो वो सिलेंडर में लेके जाते हैं। लेकिन इस सिलेंडर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। मैं पहले समझा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या होता था। जब वो सिलेंडर लेके जाते थे तो सिलेंडर के अंदर नॉर्मल एयर को भर दिया जा रहा था, हवा को। अब हवा में हम सबको पता है कि ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। नाइट्रोजन गैस कितनी होती है बच्चे? 78%। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और जो गैसेस होती हैं, ठीक है, वो सारे मिला के कितनी होती हैं? 1%। तो अगर इस पूरे को मिलाकर हमने एक गैस बना दी जिसको हम हवा कहते हैं, ठीक है, एयर, वही अगर इस सिलेंडर में लेके जाएंगे, जो कि जाते थे मान लो स्टार्टिंग में, तो पहले इनके सिलेंडर में
जो हवा भरी है उसके अंदर ये तीनों गैसेस होती थी। ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत है उनके सिलेंडर में? 21। नाइट्रोजन कितना है? 78। और बाकी गैसेस कितनी हैं? 1%। ठीक है, मेन ही दोनों गैसेस है ना, ऑक्सीजन 21 और नाइट्रोजन 78। ऑक्सीजन की तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन तो उन्हें इनहेल करना ही है। ठीक है, उनके बॉडी में अगर ऑक्सीजन जा रही है तो ठीक है, रेस्पिरेशन होगा, उससे उनको ऊर्जा मिलेगी। दिक्कत ये गैस करती है कौन सी? नाइट्रोजन। कैसे प्रॉब्लम होती है वो पहले समझते हैं। जो गोताखोर होते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं, जब वो नीचे पानी में जाते हैं इस सिलेंडर को लेकर जिसमें कि ये सारे गैसेस एक साथ उपस्थित हैं, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये सतह है, जैसे हम जो जमीन पे खड़े हैं, ठीक है ना, वो सरफेस मान लेते हैं, सतह मान लेते हैं। यहाँ का जो हवा का दाब होता है, एयर प्रेशर, वो हम 1 atm मानते हैं। कितना मानते हैं? 1 atm। एटीएम आपका प्रेशर नापने की यूनिट है, एटमॉस्फेरिक यूनिट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ये सतह की बात हो रही है, ये सरफेस की बात हो रही है। सतह पर अभी मान लेते हैं कि वो सरफेस पे अभी पानी में उन्होंने जाना स्टार्ट नहीं किया, पानी के सरफेस पे, सतह पे है, तो वहां पे दाब कितना है? 1 atm। अब वो नीचे जाने लगे पानी में। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हो वैसे वैसे नीचे का प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे वो पानी में नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। वो नीचे जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। इससे क्या होगा? जब वो सांस लेंगे तो ये सारी गैसेस उनकी बॉडी में जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा घुलेगी। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा घुलेगी? क्योंकि नीचे जा रहे हैं वो, नीचे जाने से प्रेशर बढ़ रहा है। और हेनरी के नियम के हिसाब से ये सारी की सारी गैसेस उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में, ठीक है, उनके रुधिर या ब्लड में अच्छे से घुल जाएंगी ये सारी की सारी गैसेस। ऑक्सीजन का तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों, ये गैस नाइट्रोजन, ये कहीं यूज़ नहीं होती है, ये खून के अंदर ऐसी पड़ी रहेगी। ठीक है, उन्हें जो भी काम करना था नीचे जाके उन्होंने कर लिया, रिसर्च कर लिया। अब वापस वो जो गोताखोर है वो आएंगे तो सरफेस पे, जब वो पुनः सतह पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं, तो आप देखो नीचे जैसे जैसे गए वो प्रेशर बढ़ा। मैं अपने आप एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि वो इतनी गहराई में गए कि यहाँ का प्रेशर हो गया 4 atm। कितना हो गया? सतह का प्रेशर कितना है बच्चे? 1 atm। नीचे कितना हो चुका है जहाँ तक वो गए हैं? 4 atm। 4 गुना हो गया ना प्रेशर। ये गैस कितनी ज़्यादा घुल गई होगी उनकी बॉडी में। ठीक है, घुल चुकी है। अब वो वापस आ रहे हैं, जब वो वापस आएंगे तो फिर से प्रेशर कम हो गया। सतह का प्रेशर तो 1 atm है। जब प्रेशर कम होता है तो वही गैस जो उनके ब्लड में घुल चुकी थी अब वो तेजी से बाहर निकलना चाहेगी, क्योंकि गैस हमेशा ज़्यादा प्रेशर पे घुली रहती है, कम प्रेशर पे निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये नाइट्रोजन गैस अब उनके खून में से बाहर निकलेगी, ठीक है, और तेजी से बाहर निकलेगी, तो ये देखा गया कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारे आर्टरीज और वेन्स होते हैं, तो उसमें जो खून है उसमें से बहुत तेजी से अब नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। क्यों? वो सतह पे आ चुके हैं और सतह का प्रेशर कम है, तो ये गैस अब बाहर निकलेगी। और ये देखा गया कि नाइट्रोजन जब बाहर निकलती थी तो ब्लड के अंदर, खून के अंदर बबल्स बनने लगते थे, और इन बबल्स की वजह से, ठीक है, एक प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब बबल्स बनना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारे खून के अंदर बबल्स बनने लगा तो जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, और कई केसेस में आपकी आर्टरीज और वेन्स भी फट जाती थी। तो ये एक प्रॉब्लम होती है बैंड्स की। ठीक है, इन बबल्स का बनना, इससे, इसके लिए एक मेडिकल टर्म है बैंड्स। इससे उनको बहुत दिक्कत होती थी। किसको? गोताखोर को। तो दोबारा समझ लेते हैं। वो सिलेंडर लेके नीचे गए, नीचे जैसे जैसे जाते हैं हम, दाब बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे सतह से, तो दाब कम होता है। नीचे गए, दाब बढ़ा, ये सारी गैसेस घुल गई इनकी बॉडी में। नाइट्रोजन घुल चुकी है ब्लड में, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का तो यूज़ हो चुका है। जब वो वापस सरफेस पे आए तो दाब कम हो गया, ये गैसेस अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से जब ये नाइट्रोजन बाहर निकलेगी तेजी से तो इनके ब्लड में बैंड्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दिक्कत होने लगती थी। इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया? अब जो वो सिलेंडर लेके जाते हैं गोताखोर, उनका कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया। ऑक्सीजन जो कि 21% लेके जाते थे उसे 32% कर दिया, बढ़ा दिया। नाइट्रोजन जो पहले 78% थी अब वो सिर्फ 56.2% है। ठीक है, और बाकी हीलियम, नाइट्रोजन को जो कम किया गया
उसकी जगह पर कौन सी गैस को रख दिया गया, हीलियम को। कितना, 11.7%। बाकी थोड़ी बहुत परसेंट आपकी CO2 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, या बाकी कोई भी गैस है। CO2 को मैं हटा ही देता हूँ। तो अब आप देखो ऑक्सीजन कितनी है, 32%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूज हो जाएगी। नाइट्रोजन पहले कितनी थी, 78%, बबल्स ज़्यादा बन रहे थे। अब कितनी है, 56.2%। बबल्स तो अभी भी बनेंगे लेकिन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम बनेंगे, तो उनको वहाँ से हटा के एक ऐसी जगह पे जल्दी से जल्दी ले जाया जाता है जहाँ पे वो नॉर्मल हो सके। पहले वो नॉर्मल भी नहीं हो पाते थे और बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो आपको याद रखना है कि अब नाइट्रोजन को हमने कम कर दिया है सिलेंडर में, 56.2 कर दिया है 78 की जगह। पूरी तरह से हम हटा नहीं सकते। किसी बच्चे के दिमाग में अगर आ रहा है कि नाइट्रोजन अगर इतनी ही दिक्कत कर रही है तो सिलेंडर से पूरी नाइट्रोजन हटा दो, उसकी जगह पर ऑक्सीजन और हीलियम कर दो। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वापस उनको आना कहाँ पर है, सतह पे, और हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस तो है ना, थोड़ी देर बाद ही सही उन्हें नाइट्रोजन गैस उनकी बॉडी में जाएगी ही। अगर नीचे वो गए, सिलेंडर ऐसे लेकर गए जिसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, तो उनकी बॉडी अडेप्टिव हो जाएगी बिना नाइट्रोजन के, और सरफेस पे आके जब उन्हें नाइट्रोजन मिलेगी फिर से दिक्कत होगी। तो हम सिलेंडर से नाइट्रोजन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, कम किया है हमने ताकि बॉडी को आदत पड़ी रहे लेकिन दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये दूसरा क्या कहते हैं एप्लीकेशन है। आप NCERT से एक बार सही से पढ़ लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और तीसरा इसका यूज़ या प्रयोग कहाँ पर होता है, मतलब प्रयोग तो नहीं कह सकते, एक प्रॉब्लम को समझने के लिए हेनरी का नियम इस्तेमाल होता है। कैसे, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड का मतलब बच्चे ऊंचाई पे, मतलब पहाड़ों पे। तो जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे या ऊंचाई पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, या फिर जो लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, उनको एक दिक्कत होती है एनॉक्सिया की। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं बच्चे, एनॉक्सिया। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या है इसे समझते हैं। जब हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो वहां पर हम जैसे मान लीजिए ये सरफेस पे है और हम क्या कहते हैं, पहुंचते पहुंचते किसी पहाड़ पे यहाँ तक पहुंच गए। हमें पता है यहाँ का प्रेशर कितना होता है बच्चे, 1 atm। ठीक है, और ऊपर जाने से प्रेशर कम होता है, अभी बताया था। तो यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं 0.5 atm है, आधा हो गया प्रेशर। इससे क्या होगा, जो लोग यहाँ पर होंगे उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो, लेकिन क्योंकि दाब कम है उस जगह पे तो वो ऑक्सीजन कम घुलेगी। हमें पता है ना, गैस तब ज़्यादा घुलती है जब दाब ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। ऊपर का प्रेशर, ऊंचाई पे प्रेशर कम हो गया, मतलब बॉडी में उनके ऑक्सीजन जाएगी लेकिन खून में सही से डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। अब जब बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ब्लड में अगर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो ब्लड का ही तो काम होता है ना ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेकर जाना, तो दिमाग में, मसल्स में, हर जगह पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको थकावट होती है और उनके सोचने समझने की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है, और इसी को नाम दिया गया है एनॉक्सिया। तो दोबारा समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हाइट पर जाने पे, एल्टीट्यूड पे जाने पे, ऊंचाई पे जाने पे दाब कम हो जाता है। दाब कम होने की वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम घुलेगी। दाब कम, घुलनशीलता कम, ऑक्सीजन कम घुलेगी तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको वीकनेस होगी और उनकी जो मेंटल एबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति उनकी कम हो जाएगी, और इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। तो ये कुछ उपयोग कह सकते हो या अनुप्रयोग कह सकते हो, या फिर हेनरी लॉ की हेल्प से कुछ चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये तीनों आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लोगे, ठीक है, नोटबुक में, NCERT की बुक से। अब आ जाते हैं इन न्यूमेरिकल्स पे। एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। ओके, तो अब जरा इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसे देखो, कहा जा रहा है कि हम नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पे, तापमान बता दिया, जल में प्रवाहित कर रहे हैं। प्रवाहित का मतलब घोल ही रहे हैं। तो 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर जल में, तो लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमें जल कितना दिया गया है बच्चे, 1 लीटर। जल के साथ अच्छी बात यह है, लीटर में आयतन होता है, मतलब वॉल्यूम, लेकिन जल का जो आयतन होता है उतना ही उसका भार होता है। मतलब जल का द्रव्यमान दे दिया आपको
कितना, 1 किलो। लिखा नहीं है कहीं, 1 लीटर ही 1 kg बन गया। कैसे? जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो 1 होती है। और डेंसिटी किसके बराबर होती है बच्चे? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है आपका किसका? घनत्व का। ठीक है, डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? घनत्व। तो डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब अगर किसी का घनत्व ही 1 हो जाए, मतलब b कितना हो गया 1, तो आप देखो m और v बराबर हो गए, v इधर आ गया, m इज इक्वल टू v, द्रव्यमान ही कितना हो गया? आयतन। तो आयतन इसका 1 लीटर दिया था, तो द्रव्यमान भी इसका कितना हो जाएगा? 1 kg। क्यों? ये सिर्फ जल के साथ होता है कि आयतन और द्रव्यमान बराबर होते हैं, क्योंकि जल का घनत्व कितना होता है? 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में, अलग से लिख देता हूं, जल का द्रव्यमान कितना दे दिया हमें? 1 kg। ठीक है, और क्या दिया है? पूछ रहे हैं कि जल में नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल विलय होंगे। मतलब नाइट्रोजन के मोल्स पूछ रहे हैं। एक्चुअली में मोल्स भी नहीं पूछ रहे बच्चे, मिलीमोल्स पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? मिलीमोल्स। किसके? नाइट्रोजन के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे क्या दिया है? नाइट्रोजन का आंशिक दाब दे दिया आपको, प्रेशर दे दिया नाइट्रोजन का, कितना? 0.987। क्या है ये? प्रेशर। ठीक है, और कुछ दिया है? और हाँ, और नाइट्रोजन के लिए KH का मान दे दिया है। KH कितना है बच्चे आपका? 76.48 kBr। तो ये वाला फॉर्मूला मैं हटा देता हूं। अब समझते हैं। देखो, आपसे कहा जा रहा है बच्चे कि आप ये निकालो। पहले देख लो KH। ये प्रेशर जो दे रखा था आपको बार में दिया है, लिखा है ना 0.987 बार। ठीक है, लेकिन जो आपका हेनरी स्थिरांक है KH, वो kBr है। K का मतलब किलो बार। मैं इसे भी बार में कन्वर्ट कर देता हूं। 1 किलो में 1000 होता है, 10⁻3। तो मैंने K हटा दिया, 10⁻3 लिया है। कैसे? 1 kBr, किलो बार, इज इक्वल टू 1000 बार, और 1000 का मतलब 10⁻3 बार। तो याद रखना 1 kBr 10⁻3 बार होता है। अब ये बार क्या है, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा। मैंने बताया था ना, प्रेशर की या दाब की यूनिट क्या होती है? ATM। एक यूनिट ये भी होती है बार। प्रेशर आपका बार में भी नापा जाता है, और ATM में भी, और पास्कल में भी। 3 यूनिट होती हैं प्रेशर की। प्रेशर ATM में भी नापा जाता है, बार में भी, और पास्कल में भी, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन पास्कल का ही है। मैं सब समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बस आप समझते जाओ। अभी बार का है ना, हम बार से सॉल्व कर लेंगे इसको। नाइट्रोजन का प्रेशर आंशिक दाब बार में दिया था, KH किलो बार में था, किलो को हटा के बार ले आए। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है बच्चे मिलीमोल्स कितने घुले हैं। अब फॉर्मूला तो जाहिर सी बात है हमें कौन सा लगाना होगा? हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ के फॉर्मूले में आपका फॉर्मूला होता है बच्चे P इज इक्वल टू KHX। मान लेता हूं P आपका N2 है, तो मोल अंश भी N2 का लोगे। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके ये निकालेंगे पहले। क्या? मोल अंश। याद रखना, आपसे मिलीमोल्स निकालने के लिए कहा जाए, मोल्स निकालने के लिए कहा जाए, या मात्रा, ठीक है, कितनी मात्रा घुली हो, आपको हर बार यही निकालना होगा। पहले मोल अंश। मोल अंश निकाल कर आप मोल निकालोगे, और मोल से फिर आप द्रव्यमान निकालोगे, अगर पूछा है तो, या मात्रा पूछी है तो। फिलहाल हम पहले क्या निकालने जा रहे हैं? मोल अंश। और मोल अंश से मैं लिख देता हूं, पहले मैं निकाल रहा हूं मोल अंश। मोल अंश से आप मोल निकाल लोगे बच्चे, और मोल से हमेशा मात्रा निकल जाएगी, अगर मात्रा पूछी है तो। ज्यादातर क्वेश्चन में मोल ही पूछे जाते हैं, मिलीमोल्स। मात्रा पूछेंगे तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं? ये। ठीक है, आंशिक दाब कितना दिया है? प्रेशर देखो ये है, तो P की जगह लिख लो 0.987। KH कितना दिया? हेनरी स्थिरांक 76.48 10⁻3। निकाल क्या रहे हो? मोल अंश नाइट्रोजन का। ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, जब आप ये निकालोगे तो ये वाली चीज इसके नीचे आ जाएगी डिवाइड में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नाइट्रोजन का मोल अंश बराबर 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48
10⁻³ जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा, कर लेते हैं सॉल्व इसे। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 मिनट कैलकुलेट करता हूँ इससे। तो ये पूरा सॉल्व करके बच्चे आ जाएगा आपका 1.29 10⁻⁻5। आप कैलकुलेट कर लोगे, देखो 10 की पावर ऊपर जाके -3 बन जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा पॉइंट लगाने के बाद आपका 1.29 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये अभी आपने क्या निकाला, मोल अंश। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिलीमोल्स। तो अब आगे का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मोल अंश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है। जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल्स ऊपर, नीचे फिर से उसके मोल्स, और दूसरे का जो उसके साथ है, जल ही तो है यहाँ पे इसके साथ। तो इस फॉर्मूले से हम मोल अंश निकालते हैं। बट मोल अंश तो मुझे पता है नाइट्रोजन का, तो लिख देता हूँ 1.29 10⁻⁵। इसकी मदद से मैं मोल्स निकाल लूंगा। तो नाइट्रोजन के मोल्स मुझे निकालने हैं। नीचे से मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि जल के मोल्स, जल कितना है 1 किलो, और उसके मोल्स ज्यादा होंगे, तो नीचे से किसी छोटी चीज को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसलिए हटा, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि नीचे से अगर कोई छोटा नंबर है तो उसको हटा सकते हो। अब जल के कितने मोल्स होंगे, ये आपको पता है कि जल इस क्वेश्चन में कितना है 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और 18 से डिवाइड करोगे 55.5 आएगा। आप याद भी रख सकते हो। 1 लीटर जल के अंदर जल के कितने मोल्स होते हैं 55.5। आधे लीटर में कितने होंगे 27.25। ये याद रखो। 1 लीटर में याद रखो कि 1 लीटर में जल में कितने मोल्स होते हैं 55.5। तो जल का मोल्स कितना हो गया 55.5। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, नाइट्रोजन के मोल्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका 7.16 10⁻⁴। क्या आ गया, ये मोल आ गया। क्या आ गया, ये मोल। लेकिन हमें मिली मोल निकालने हैं, तो 1 मोल में 1000 मिली मोल होते हैं। कितने, 1000। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं। 1000 का मतलब 10⁻³ से, तो कैंसिल होकर 10⁻⁻1 बचेगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.716 मिली मोल आंसर आ जाएगा। तो देखो हमें मिली मोल निकालना था। पहले हमने क्या निकाला, मोल अंश। कितने आए मोल अंश निकल के इतने। फिर हमने मोल अंश का फॉर्मूला लगाया, मोल्स निकाल लिया, और मोल्स से हम फिर आराम से क्या निकाल सकते हैं, मिली मोल। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मोल में कितने मिली मोल्स होते हैं 1000। एक बार आप इसे प्रैक्टिस करना, आपको क्लियर हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन, इसको करते हैं जरा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि 298 कैलोरी पे कार्बन डाइऑक्साइड को आप जल में घोल रहे हो। ठीक है, इसका हेनरी स्थिरांक दे दिया आपको, लिख लेते हैं पहले। KH कितना है इसका 1.67 10⁸ पास्कल। ठीक है, पास्कल वाली यूनिट आ गई, PA मतलब पास्कल। और कितना जल दे रखा है, सोडा जल 500 ml। आयतन दे दिया ना 500 ml। तो आप इसे कह सकते हो कि इसका द्रव्यमान, m से दिखा देता हूँ, द्रव्यमान 500 ग्राम हो जाएगा। अभी मैंने बताया था जल का आयतन और उसका द्रव्यमान बराबर होते हैं, तो 500 ml का मतलब 500 ग्राम। और यहाँ से मैं डायरेक्टली जल के मोल्स लिख सकता हूँ। कितने, अभी मैंने आपको कहा था 1 लीटर पानी में 55.5 होंगे। आधा लीटर पानी हो गया ना, या 500 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं 55.5। 500 ग्राम में कितना होंगे 27.25। इतने मोल्स हो गए किसके, जल के। जरूरत पड़ेगी, अभी हमने यहीं पे लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन देखो आप। 2.5 atm दाब पर प्रेशर दे दिया आपको, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना, 2.5 atm। अब यहाँ पे पहले यही समझा दो,
एक चीज आपको दिया जा रहा है पास्कल में, हेनरी स्थिरांक पास्कल में, लेकिन आंशिक दाब आपको दे दिया एटीएम में। दोनों की यूनिट बच्चे सेम होनी चाहिए, या तो इसको आप एटीएम में करो या इसको पास्कल में करो। याद रखना एक एटीएम में 101,325 पास्कल होते हैं। कितने पास्कल? इसे शॉर्ट में हम चाहते हैं ऐसे लिख लेते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। कितना लिख लो? 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो ये 1 एटीएम की वैल्यू है, ठीक है, पास्कल में। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2.5 10 की पावर 5 पास्कल। 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो अब क्या है, इसकी भी यूनिट सेम हो गई और इसकी भी यूनिट पास्कल हो गई, दोनों की सेम हो गई। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, घुली हुई CO2 की मात्रा ज्ञात करो। मात्रा बतानी, अभी मैंने आपसे कहा था हर क्वेश्चन में आप मोल अंश निकालोगे, मोल निकालोगे, मोल से आप मात्रा निकाल लोगे। ठीक है, मोल से क्या निकाल लोगे आप? मात्रा। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही करना है। फॉर्मूला लगाते हैं PCO2 इज इक्वल टू KH इंटू एक्स CO2। ये तो फॉर्मूला है हेनरी लॉ। आंशिक दाब बराबर हेनरी स्थिरांक इंटू मोल अंश। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या पता है? आपको ये पता है और आपको ये पता है, ये निकालना है। लिख लेते हैं PCO2 कितना है आंशिक दाब बच्चे? ये इसे रफ कर देता हूँ 1.67 10 की पावर 8। तो इसकी जगह आ गया 2.5 10 की पावर 5। ये दे रखा 1.67 10 की पावर 8। ठीक है ना, क्वेश्चन में रफ कर दिया मैंने, KH हमें दे रखा था और हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से? CO2 का मोल अंश। तो सिंपल है, आप देखो CO2 का मोल अंश कितना आएगा? 2.5 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.67 10 की पावर 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर तो दिख ही रहा है -3 आ जाएगा, और ये याद है मुझे, इसको सॉल्व करके बच्चे 1.51 आता है। तो CO2 के मोल अंश कितने आ गए? 1.51 10 की पावर -3। मोल अंश आ गए तो मोल्स निकाल लेते हैं। बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर मोल अंश फॉर्मूले से निकालना होता तो हम यही तो करते, CO2 के मोल्स ऊपर, फिर CO2 के मोल्स नीचे और फिर जल के मोल्स। अभी भी जल के मोल्स काफ़ी हैं, 27.25 अभी मैंने बताया था, क्योंकि 500 ml पानी है तो इसके मोल्स ज़्यादा हैं, तो इसके मोल्स को हम नीचे से हटा सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये आपको पता है कितना? 1.51 10 की पावर -3 NCO2 ये निकालना है, और ये हमें पता है तो लिख दो यहाँ पे 27.25। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो NCO2 इसके मोल्स आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे? 41 पॉइंट समथिंग। सॉल्व कर लेते हैं इसी में। इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 0.042 आ जाएगा, 0.042। ठीक है, मतलब पावर भी हमने हटा दिया है। इतने मोल्स आ गए, लेकिन हमसे मोल्स पूछेगा, हमसे तो मात्रा पूछी है। मात्रा निकालने का तरीका क्या होता है? मात्रा मतलब देखो, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो द्रव्यमान होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, द्रव्यमान ही यहाँ पे मात्रा है, तो अगर मैं मोल को n को मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा ना द्रव्यमान। मोल तो आपको पता ही है, बस मोलर द्रव्यमान से गुणा करना है। अब मोलर द्रव्यमान आप किसका लोगे? CO2 का। बात CO2 की हो रही है ना, तो CO2 की मात्रा बच्चे कितनी आ जाएगी? जितने इसके मोल्स हैं वो तो रहने दो, इसका मोलर द्रव्यमान होता 44, इससे गुणा कर दो, इसकी मात्रा आ जाएगी। तो पता चल जाएगा कि CO2, ठीक है, मात्रा किसकी? CO2 की। कितनी घुली हुई है? 500 ml जल में। तो इसमें भी हमने सेम वही चीज़ किया,
पहले मोल अंश निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का, मोल अंश से हमने मोल्स निकाला 0.042 और मोल से फिर हमने मात्रा निकाल ली मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। जो भी आएगा आंसर आप उसे खुद सॉल्व कर लेना। थैंक यू। आज के लिए हेनरी लॉ का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। थ्योरी भी हमने इसे डिस्कस कर लिया, थ्योरी को, इसके यूजेस भी डिस्कस कर लिए और 2 न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू।